फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हम आ चुके हैं नई क्लास के साथ में। और यहाँ पर हमारा जो यूनिट चल रहा है यूजीसी नेट का 4 पेपर फर्स्ट के लिए, जो कि दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। यूजीसी नेट या टीजीटी पीजीटी वगैरह के लिए आप हिंदी, जीके या फिर ये यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है हम उसकी तैयारी यहाँ पर हमारी कंटिन्यूस चल रही है। ठीक है, तो यूनिट 4 है आज हमारी संप्रेषण, जिसका एक पार्ट हम कल पढ़ चुके हैं। आज हमारा ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, ये सेकंड क्लास है संप्रेषण की, और इसकी एक और क्लास आएगी थ्योरी की, और उसके बाद हम इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्योंकि संप्रेषण बहुत ज़्यादा लंबी यूनिट नहीं है, थोड़ी शॉर्ट है और चीज़ें आसानी से समझ में भी आ जाती हैं। बाकी इसके अलावा हम फर्स्ट और सेकंड यूनिट को अच्छे से कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आपने नहीं देखी है, न्यू है चैनल पर, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लेना, और प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। और जो रेगुलर हमारी क्लासेस चल रही हैं उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं संचार के प्रकार। संचार के प्रकार देखते हैं, और प्लीज़ क्लास अगर पसंद आए करे तो भैया ज़रूर लाइक कर दिया करो। ठीक है, बिल्कुल एकदम ऐसा ना करें कि आपको पसंद भी आ रही है, आप देख भी रहे हो, आप फ़ायदा उठाना चाहते हो, है ना, लेकिन मतलब किसी दूसरे का फ़ायदा नहीं करना चाहते, तो ये चीज़ गलत नहीं है। इंटेंशन जो होती है ना, भले ही आपको, मैं तो नहीं देखने बैठी, मैं तो नहीं देख रही, लेकिन वो ऊपर बैठा है ना, वो सबको देख रहा है कि जितना आप एक हाथ से दोगे तो दूसरे हाथ से वो आपको देगा। मतलब कुछ गलत मत समझना, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, सच में ही आप अपनी लाइफ में ये रखना कि अगर आपको कोई कुछ दे रहा है तो बदले में आप भी उसे कुछ दे सकें। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो, शेयर कर दिया करो। ठीक है, बस इतना सही तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो चलते हैं हम यहाँ पर अपनी क्लास की तरफ। एक बार बोल दिया है, अब आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं, समझ लेना आसानी से, धीरे धीरे समझ लेना। संचार के प्रकार। तो व्यक्तियों की संख्या के आधार पर संचार के 2 प्रकार होते हैं। व्यक्तियों की संख्या के आधार पर संचार के 2 प्रकार होते हैं, अंतः वैयक्तिक संचार और अंतर्वैयक्तिक संचार। ठीक है, तो अंतः वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, बच्चे समझ ही नहीं पाते। ये इंट्रा पर्सनल और इंट्रो पर्सनल क्या होता है, यानी कि इसमें अंतः वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक सिर्फ एक ही अक्षर का अंतर है, और उसी से हम इसमें अंतर में अंतर घूमते रह जाते हैं। ठीक है, तो इसको ज़रा थोड़ा सा समझ लेना, अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक क्या होता है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अंतःवैयक्तिक, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अंतः यानी कि आंतरिक। ठीक है, आंतरिक, और अंतर का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, तो 2 लोगों के बीच में तो डिफरेंस हो गया, अंतर हो गया, तो वो हो गया 2 लोगों के बीच में संपर्क, यानी कि संचार होना। और जो अंतः होता है ना, अंतः का मतलब होता है हमारे आंतरिक, जब हम होता है ना, ये हर किसी में आदत होती है, ऐसा तो आप कोई भी हो ही नहीं सकता कि जिसके अंदर ये आदत ना हो कि वो अपने आप से कभी ना कभी बात ना करता हो, ऐसा होता है। और मोस्टली ऐसे बच्चे होते हैं कि जो अपने आप से बातें करते रहते हैं, चाहे वो हमें सुनने में आए चाहे ना सुनने में आए, लेकिन वो अपने अंदर ही अंदर अपने आप से खुद से बातें करते रहते हैं कभी कभी, है ना, होता है ना। ज़रूर आपने देखा होगा अपने आसपास के बच्चों को, या खुद भी आप करते होंगे, ज़रूर सब करते हैं, मैं भी करती हूँ। ठीक है, सब करते हैं। तो ये होता है अंतःवैयक्तिक संचार। कौन सा होता है, अंतःवैयक्तिक संचार होता है। अंतःवैयक्तिक संचार एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो मनुष्य के चिंतन, मनन और स्वयं संचार पर आधारित होती है। ये थोड़ा सा कलर मुझे जच नहीं रहा है, रेड ले लेते हैं। ठीक है, स्वयं संचार पर क्या होती है, आधारित होती है। आत्मविवेचन, आत्मविश्लेषण, तर्क वितर्क, अंतर्द्वंद आदि इसी श्रेणी के संचार होते हैं। ठीक है, अंतःवैयक्तिक संचार के अंदर आत्मविवेचन करना, आत्मविश्लेषण करना, मतलब अपने अंदर, जो कहते हैं ना, अपने अंदर झांक के देखो पहले, यानी कि अपने अंदर हम झांकने का मतलब होता है अपने खुद से, अपने मन का, अपनी आत्मा का, अपनी गुणों का, अवगुणों का विश्लेषण करना। तो ये हमारा अंतःवैयक्तिक संचार होता है, अंतःवैयक्तिक। ठीक है, जिसमें विसर्ग आता है, ध्यान रखना। संचार के इस स्तर में प्रेषक व प्राप्तकर्ता, यानी कि जो प्रेषक होता है, जो और प्रेषक तो आप समझते ही हैं, जो भेजने वाला है किसी संदेश को, और प्राप्तकर्ता जो इसको प्राप्त करता है।
ठीक है। तो दोनों की भूमिका का निर्वहन एक ही व्यक्ति करता है, वो खुद से ही बातें कर लेता है, वो टीचर भी खुद बन जाता है और स्टूडेंट भी खुद बन जाता है। ठीक है। अंतः वैयक्तिक संचार के कुछ उदाहरण होते हैं। कौन कौन से उदाहरण हैं, तो यहाँ पर इनको देख लेते हैं। विद्यार्थी सदैव अच्छे अंक पाने के लिए स्वयं से संचार करता है। ठीक है। जो विद्यार्थी होता है, कभी भी देखना आप, अच्छे अंक पाने के लिए वो खुद से ही बातें करता है। बेरोजगार व्यक्ति नौकरी पाने के लिए खुद से संचार करता है। भूखा व्यक्ति सदैव अपनी भूख मिटाने के लिए स्वयं से संचार करता है। आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे इधर से, कि अब एक भूखा व्यक्ति अपनी भूख मिटाने के लिए किस प्रकार के संचार का सहारा लेता है, तो ठीक है, वो अंतः वैयक्तिक का सहारा लेता है। और शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्ति कमज़ोर व्यक्ति पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए स्वयं से संचार करता है। ठीक है। जो शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्ति होता है, वो कमज़ोर व्यक्ति पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए क्या करता है, स्वयं से संचार करता है। अंतः वैयक्तिक संचार के द्वारा मानव में नैतिक मूल्य, अभिवृत्ति, विश्वास इत्यादि का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है। इससे ऐसा नहीं है कि अंतः वैयक्तिक संचार, कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत से जो बच्चे होते हैं ना, हमने देखा है, वो इतना ज़्यादा संचार खुद से करते हैं, इतना ज़्यादा करते हैं कि मतलब सामने वाले को देखकर भी बहुत बुरा लगता है। वो कभी कभी तो बस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, मतलब ओवर ही हो जाता है। वो खुद से ही बातें इतना ज़्यादा करते हैं, इतना ज़्यादा, मतलब ऐसे मैंने देखा है, मेरे साथ में एक लड़की थी, वो खुद से जब भी देखो वो खुद से ही बातें करती रहती थी, और बातें भी इतनी ज़ोर से कि उसको सामने वाले को भी आवाज़ आती है ना। तो कई बार ये चीज़ें बहुत ओवर भी हो जाती हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत संचार तो चलता है और हर कोई करता भी है। अभिवृत्ति, विश्वास इत्यादि का जन्म होता है, ये अच्छी बात है, नैतिक मूल्यों को जन्म देता है, क्योंकि इससे गुण और अवगुणों को हम अपने को विश्लेषण कर सकते हैं, उनको हम खुद ये सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ये हमारे अंदर मतलब अच्छी चीज़ नहीं है, हमें इसे रोकना पड़ेगा। अंतर वैयक्तिक संचार, अंतर का मतलब तो आप समझ ही गए, अंतर यानी कि डिफरेंस। ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों का परस्पर संचार होता है। ये संचार दो तरफा प्रक्रिया होता है। ठीक है। ये दो तरफा प्रक्रिया होता है। साक्षात्कार, कार्यालय वार्तालाप, समाचार संकलन इत्यादि अंतर वैयक्तिक संचार के उदाहरण होते हैं। ठीक है। उपदेशात्मक संचार भी इसी का उदाहरण होता है। उपदेशात्मक यानी कि किसी को अगर उपदेश हम दे रहे हैं तो वो भी उपदेशात्मक संचार हो गया। अंतर वैयक्तिक संचार सामाजिक संबंधों का आधार है। ठीक है। जो अंतर वैयक्तिक संचार है वो सामाजिक संबंधों का आधार होता है, उसी से तो सामाजिक संबंध जोड़ेंगे आपस में। इस संचार के लिए केवल दो लोगों की उपस्थिति ही अनिवार्य नहीं है, बल्कि उनके मध्य में अंतः क्रिया का होना भी जरूरी होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल दो लोग बैठे हैं और उनके बीच में खुद से अंतर्वैयक्तिक संचार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बातचीत होना भी ज़रूरी होता है, तभी वो संचार हो पाएगा। अंतर्वैयक्तिक संचार भी दो प्रकार के होते हैं, शाब्दिक संचार और अशाब्दिक संचार। ठीक है। शाब्दिक तो मतलब आप समझते हैं, जो शब्दों में जिसको बोल कर या लिख कर के संचार किया जाए वो शाब्दिक हो गया। और अशाब्दिक जिसे हम होता है ना, संकेतों के द्वारा समझाते हैं अपनी, जैसे कि इशारे करके, मुंह को बना के, नाक को बिचका के, आँखों को उठा के, आँखों को मिचका के, मतलब ऐसे बहुत सारे शारीरिक भंगिमाएँ होती हैं जिनके द्वारा हम संचार कर देते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली भी होते हैं वो संचार। तो ये अंतर्वैयक्तिक संचार में ही आता है। शाब्दिक संचार क्या होते हैं, शाब्दिक संचार के भी दो प्रकार होते हैं। देखो, जब भी आप पढ़ो ना, सिर्फ इतना सीरियस होके भी मत पढ़ा करो कि सिर में दर्द हो जाए और कुछ समझ में भी ना आए। ठीक है। थोड़ा सा कभी भी आप पढ़ने बैठो तो थोड़ा सा मतलब उस चीज़ को समझ के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और उस चीज़ को अपने जो लाइफ है ना, डेली लाइफ, इससे कहीं ना कहीं को रिलेट करके पढ़ा करो। जब आप सेल्फ स्टडी करते हो ना, तब भी आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपनी लाइफ से जोड़ कर पढ़ा करो। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। आप उन चीज़ों को अगर अपनी लाइफ से, अपनी चीज़ों से, अपने आप से जोड़ कर पढ़ोगे तो 100%। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो एक जैसे कि रीजनिंग होता है, और रीजनिंग में आपने जो रिलेशन वाला चैप्टर होता है, रीजनिंग में आपने पढ़ा होगा 100% कहीं ना कहीं। उसमें रीजनिंग में जब रिलेशन वाली चीज़ें हम पढ़ते हैं, भाई ये उसका ससुर और ये उसका दामाद और ये उसकी बहन और ये उसका, होता है ना, रिलेशन वाले जो चैप्टर होते हैं, वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। कभी भी आप ऐसे पढ़ के देख लेना, लेकिन उन्हीं चीज़ों को आप बिल्कुल अपने आप से रिलेट करके पढ़ो। कि मान लीजिए उसमें ससुर दे रखा है, आप खुद का ससुर मतलब नहीं भी है, तो अपना किसी का, जैसे कि भाई ये मेरी बहन है, ये बहन का ससुर हो गया, ये उसका ये हो गया, ये उसका, तो बहुत जल्दी से समझ में आती है। कभी भी आपसे क्वेश्चन
गलत होने का चांसेस होगा ही नहीं, कभी नहीं गलत करोगे। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी अगर पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई वैसे देखो बोरिंग तो नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं और हो जाती है जब जब हम उसको केवल एक कीड़ा की तरह पढ़ते हैं। ठीक है, किताबी कीड़ा की तरह अगर हम किताबों को पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी, और ना ही हमारे वो कभी भी जीवन में हम उनको फॉलो कर पाएंगे अगर हम उन्हें अपनी ज़िंदगी से जोड़कर नहीं पढ़ेंगे तो। ठीक है, ये पढ़ने का तरीका आप ज़रूर मतलब अच्छे से समझ के पढ़ लेना। वैसे आप सभी समझदार हैं, हो सकता है आप बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते हो, सब जानते हैं इन बातों को, लेकिन फिर भी मेरा काम है, अभी आपकी मैं टीचर हूँ तो मेरा काम है आपको समझाना। तो शाब्दिक संचार के भी 2 प्रकार होते हैं, मौखिक संचार और लिखित संचार। ठीक है, मौखिक संचार में कौन कौन से आते हैं? सेमिनार हो, संगोष्ठी, कार्यशाला, वार्तालाप, अनौपचारिक सूचना, समूह चर्चा, भाषण, अंगूरी लता, ग्रेप वाइन। ठीक है, इनको हम आगे पढ़ लेंगे, आ जाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो अंगूरी लता, ग्रेप वाइन इसको बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का संचार होता है। संचार मौखिक संचार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मौखिक संचार में व्यवधान या रुकावट आने को, अगर मौखिक संचार में कोई रुकावट पड़ जाए, कोई बाधा पड़ जाए तो उसे एंट्रोपी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एंट्रोपी कहते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, यहाँ पर पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, और पूछा भी गया है पहले। लिखित संचार के निम्नलिखित रूप होते हैं, प्रतिवेदन, रिपोर्ट को बोलते हैं, बुलेटिन, फैक्स, परिपत्र यानी कि सर्कुलर होता है, कार्यालय कोई आदेश देना, कोई ऑर्डर देना ऑफिस की तरफ से, सोशल नेटवर्किंग या फिर नोटिस। ठीक है, ये सारे लिखित संचार के उदाहरण होते हैं, ये लिखित संचार में ही चलते हैं, है ना, इनको आप बोलकर नहीं समझ आ सकते। अशाब्दिक संचार क्या होता है? जिस संचार में व्यक्ति संदेश को प्रेषित करने के लिए भाषा के अतिरिक्त अशाब्दिक व्यवहारों या संकेत जैसे शारीरिक मुद्रा, चेहरे की अभिव्यक्ति, आवाज़ के उतार चढ़ाव का उपयोग करता है, तो ऐसे संचार को अशाब्दिक संचार कहा जाता है। ठीक है, अशाब्दिक संचार किसे कहते हैं? जिसमें शब्दों का सहारा ना लेकर के हम जो व्यवहारों का या संकेतों का सहारा लेते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा मतलब इशारों से, हाथों के इशारे से किसी को बुलाना, उसको जाने के लिए बोलना, बस मुंह से कुछ नहीं बोलना लेकिन हाथों से ही सब कुछ समझाना, है ना। तो ये समझ में आ जाता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्या कहना है यहाँ पर मैं चाह रही हूँ। अशाब्दिक संचार के पहलू, इसको अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अशाब्दिक संचार को कुछ पहलू होते हैं, प्रोक्सीमिक्स, काइनेसिक्स, पार्श्व भाषा, क्रोनेमिक्स, स्पर्श की भाषा। ये अशाब्दिक संचार के कुछ पहलू होते हैं, कुछ तत्व होते हैं। ठीक है, जिनके द्वारा अशाब्दिक संचार चलता है। प्रोक्सीमिक्स, इनको अच्छे से पढ़ लेना, प्रोक्सीमिक्स, काइनेसिक्स, पार्श्व भाषा, क्रोनेमिक्स, स्पर्श की भाषा। इतना ही समझ लेना है, अशाब्दिक संचार के पहलू ही याद रख लेना। समूह संचार को देख लेते हैं। जब राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर विचार गोष्ठी, कार्य शिविर, सार्वजनिक व्याख्यान अथवा सभाओं आदि में विचारों का आदान प्रदान होता है तो उसे समूह संचार कहते हैं। यह संचार भी अंतर्वैयक्तिक संचार का ही विस्तृत रूप है। इस संचार में 2 से अधिक व्यक्तियों की भागीदारी जरूरी होती है। समूह संचार तभी तो समूह बनेगा। ठीक है, सामूहिक वाद विवाद, नाट्यशालाओं में सामूहिक अवलोकन, सिनेमा, फोरम इत्यादि भी समूह संचार के ही उदाहरण होते हैं। और अच्छे से पढ़ लेना। देखो, एक बार में मेरे पढ़ने से आपके समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, तो आप एक बार दोबारा से वीडियो को देख करके या पॉज करके जैसे भी खुद से पढ़ लेना, तब अच्छे से समझ में आ जाती है। इसके अतिरिक्त फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि भी समूह संचारी माने जाते हैं। ठीक है, तो समूह संचार हमने देख लिया। जनसंचार क्या होता है? किसी भाव, विचार या जानकारी को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाना जनसंचार कहलाता है। संचार प्रक्रिया में जनसंचार प्रक्रिया ही सबसे अधिक व्यापक एवं प्रभावी मानी जाती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में संप्रेषण एक ही जगह से अधिक श्रोताओं से संचार कर सकता है और विभिन्न माध्यमों के द्वारा प्रतिपुष्टि भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, जनसंचार क्या होता है? किसी भाव, विचार या जानकारी को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाना और एक ही समय में एक ही आदमी बहुत सारे लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकता है और उनके द्वारा प्रतिपुष्टि भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, सबसे व्यापक तो यही होता है। जैसे कि टेलीविज़न वगैरह पे कोई भी समाचार आता है तो उसे पूरा मतलब पूरी दुनिया देख सकती है, सब एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। जैसे कि अभी मैं ये क्लास है, अगर मैंने ये क्लास डाली आपके पास तो एक ही बार में आप सब लोग इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये जनसंचार होता है। संगठन प्रणाली के आधार पर संचार के प्रकार 2 होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक संचार। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल संचार।
कम्युनिकेशन ये संगठन प्रणाली के आधार पर दो प्रकार होते हैं। औपचारिक संचार के भी 3 प्रकार होते हैं, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और तिर्यक संचार। ठीक है, औपचारिक संचार के 3 प्रकार होते हैं, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और तिर्यक संचार, इनको भी देख लेना। आगे चलते हैं। औपचारिक संचार नेटवर्क 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो औपचारिक संचार नेटवर्क हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। तारा चक्र संचार नेटवर्क, श्रृंखला नेटवर्क, वाई आकार का संचार, उल्टा वी संचार, वृत्त संचार नेटवर्क या सभी मार्ग नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो औपचारिक संचार नेटवर्क होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। इनको हम थोड़ा सा एक थ्योरी के माध्यम से समझेंगे, मतलब बुक के आधार पर। ये बहुत ज़्यादा हो जाता, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाती, इसलिए आप को मैंने यहाँ पर कुछ इमेज ले ली हैं, उनको आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये दिख भी जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा अच्छे से। देखते हैं यहाँ पर तारा चक्र संचार जो नेटवर्क होता है, इसमें क्या होता है, स्टार व्हील कम्युनिकेशन नेटवर्क इसे बोलते हैं। इस संचार नेटवर्क में देखो, सबसे पहले आप इसको देखो, यहाँ से ये बना हुआ है ना पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन ही है ना, हाँ, ये पॉलीगन, यानी कि इसका मतलब ये एक स्टार की जैसा दिखता है, एक चक्र के जैसा दिखता है। ठीक है, यहाँ पर दे भी रखा है, एक्स है और ABC है और D है, ये अधीनस्थ कर्मचारी हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं, इस संचार नेटवर्क में अधीनस्थ कर्मचारी संचार के लिए अपने उच्च अधिकारी से जुड़े रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कौन है, उच्च अधिकारी है, एक्स कौन है, उच्च अधिकारी है, और ABC और D इधर जो दे रखे हैं, मैं यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमारा क्या है, एक्स कौन है, उच्च अधिकारी है, उच्च अधिकारी से जुड़े रहते हैं। ये A B C और D ये सारे क्या हैं, कर्मचारी हैं, और ये अपने उच्च अधिकारी से जुड़े रहते हैं। इसमें नेतृत्व की भूमिका काफ़ी प्रभावशाली होती है, जबकि कार्य संतुष्टि बहुत कम होती है। इसमें अधिकारी के चारों तरफ अधीनस्थों का संजाल चक्रीय रूप से उपस्थित रहता है। यह संचार की प्रजातांत्रिक शैली नहीं है। कौन सी शैली नहीं है, ये प्रजातांत्रिक शैली नहीं है, फिर भी मंत्री परिषद में इसी संचार नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर मंत्री परिषद लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो नेटवर्क होता है तारा या चक्र संचार नेटवर्क, ये किस में चलता है, ये प्रजातांत्रिक शैली नहीं है। इसको हम देख लेते हैं, प्रजातांत्रिक नहीं है, बल्कि ये पूछा जा सकता है कौन सा जो नेटवर्क है ये प्रजातांत्रिक ना होकर के मंत्री परिषद होता है, तो ये होता है तारा या चक्र संचार नेटवर्क। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर इमेज का प्रयोग किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता, मुझे बहुत टाइप करना पड़ता। तो और दूसरा हमारा यहाँ पर है श्रृंखला नेटवर्क, चेन नेटवर्क जिसको बोला जाता है। इसको आप यहाँ पर देख सकते हो, ये चेन की तरह बना हुआ है। ठीक है, एक चेन की भांति है। इस संचार नेटवर्क में प्रत्येक 2 व्यक्तियों के मध्य संचार होता है। 2 व्यक्ति आमने सामने यानी कि फेस टू फेस एक से एक 1 बाई 1 संचार करते हैं, मतलब एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, ऐसे संचार इसमें होता है। इसमें प्रजातांत्रिक प्रणाली में इसका उपयोग कम होता है। इस संचार में कार्य की गति उच्च होती है, नेतृत्व प्रमुख होता है, कार्य की परिशुद्धता अधिक होती है और कार्य संतुष्टि कम होती है। ठीक है, कार्य की परिशुद्धता तो अधिक होती है लेकिन कार्य संतुष्टि कम होती है। ये श्रृंखला नेटवर्क, सीरीज नेटवर्क या चेन नेटवर्क भी इसको बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बस मैं यही उम्मीद करती हूँ। और अगर समझ में आ भी रहा है, इतनी मेरी मेहनत आपको थोड़ा सा भी आपको लगता है कि हाँ मैं मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, बाकी आप पढ़ते तो रहना ही। वाई आकार का संचार क्या होता है, वाई शेप्ड कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। देखो बिल्कुल ये वाई की तरह बना हुआ है ना, वाई ऐसे ही बनता है ना, यही तो वाई होता है। तो जब यह संचार नेटवर्क अंतर विभागीय स्तर पर प्रचलित संचार है। ठीक है, ये जो संचार होता है वो नेटवर्क अंतर विभागीय स्तर पर प्रचलित संचार है। जब किसी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है तो उस कार्य का प्रभाव एक से अधिक विभागों पर पड़ता है, तो वहाँ इस संचार नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। यहाँ ये अंतर विभागीय स्तर पर प्रचलित संचार है, इसको याद रख लेना। आगे देखते हैं उल्टा वी संचार। थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ मैं इसको, अब और अच्छे से दिख जाएगा। उल्टा वी संचार, उल्टा वी देखो ऐसे ये बन रहा है ना, ऐसे मतलब वी ऐसे बनता है, लेकिन ये इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो उल्टा वी संचार इसको बोलते हैं। इन्वर्टेड वी कम्युनिकेशन, जब किसी संगठन में
समान स्तर के अधिकारियों में परस्पर विश्वास का अथवा ऊपर के अधिकारियों में अधीनस्थों के विश्वास का अभाव हो, तब इस प्रकार के संचार नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्रीय प्रशासन में ये संचार सर्वाधिक पाया जाता है। क्षेत्रीय संचार प्रशासन में ऐसा होता है कि विश्वास और ऊपर के अधिकारियों में अधीनस्थों का जो विश्वास होता है वो कम होता है, ठीक है, इसीलिए वी संचार ये चलता है, ठीक है, वी आकार का संचार वहाँ पर काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कौन सा है, वृत्त संचार नेटवर्क। ये वृत्त के जैसा बनता है। वृत्त संचार नेटवर्क यानी कि सर्कल कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये देखो ये वृत्त की तरह बना हुआ है, वृत्त होता है ना, ठीक है। इस तरह के संचार में कुछ व्यक्ति इस स्थिति में होते हैं कि वे एक दूसरे से संचार कर सकें, ठीक है। यहाँ सीमित मात्रा में विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन देखा जाता है। इस संचार नेटवर्क में कार्य की गति मंद होती है, नेतृत्व कमज़ोर होता है, कार्य संतुष्टि अधिक होती है, लेकिन ठीक है इसमें कार्य संतुष्टि अधिक होती है जो वृत्त संचार नेटवर्क होता है। इसके अगर आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो अच्छी बात है, बना लेने चाहिए, आपको बना लेना, ठीक है। नहीं भी बना रहे हैं और आपको ये दोबारा पढ़ना भी है, सिर्फ इनको ही देखना है, वीडियो नहीं देखनी है दोबारा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं इसकी PDF आपको डाल दूँगी, ठीक है। इसका जो उपयोग है वो मीटिंग, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किया जाता है। एक वैयक्तिक संचार में प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक के कारण एनकोडर डिकोडर हो जाता है, ठीक है। जो वैयक्तिक संचार होता है उसमें प्रतिपुष्टि के कारण जो एनकोडर होता है वो डिकोडर हो जाता है, ध्यान रख लेना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर प्रायिकता या संभाव्यता नेटवर्क। 1 सेकेंड, ये इधर चलेंगे हम, ओके। ये एक और था ना हमारा सभी मार्ग नेटवर्क। सभी मार्ग नेटवर्क में क्या होता है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सभी मार्ग नेटवर्क। इसमें क्या होता है, देखो सभी मार्ग पता नहीं है, जैसे वो होते हैं ना बिजली के तार, एक दूसरे से पता ही नहीं चलता कौन किधर से और किधर जा रहा है, तो बिल्कुल ये ऐसे ही बना हुआ है बिजली के तारों की तरह। इस संचार नेटवर्क में प्रत्येक व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति से बात कर सकता है। इस नेटवर्क में अधिकतम विकेंद्रीकरण पाया जाता है। इसमें प्रेरणा अधिक पाई जाती है लेकिन नेतृत्व कमज़ोर होता है, ठीक है। प्रेरणा तो लोग इसमें ज़्यादा देते हैं लेकिन नेतृत्व कमज़ोर होता है, जो कि सभी मार्ग नेटवर्क होता है। इसमें कोई भी किसी भी मार्ग से कहीं भी जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। इसमें नोट में दे रखा है सभी मार्ग संचार नेटवर्क तथा वृत्त संचार नेटवर्क सर्वाधिक विकेंद्रीकृत संचार के प्रतिरूप हैं। चलते हैं आगे, अनौपचारिक संचार। अनौपचारिक संचार को देख लेते हैं, हमने ऊपर पढ़ा था ना भी, औपचारिक संचार के 6 रूप हमने देख लिए। अब हम देखते हैं अनौपचारिक संचार, जो कि यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन आते हैं। ग्रेप वाइन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अनौपचारिक संचार एक ही विभाग या विभिन्न विभागों के सदस्यों के मध्य या पारस्परिक संबंधों पर आधारित होता है, जिसमें मानवीय व्यवहारों पर अधिक बल दिया जाता है, अतः इसे मानवतावादी संगठन के नाम से भी जाना जाता है। यह औपचारिक संचार की तुलना में अस्थायी होता है, ठीक है, क्या होता है, टेम्पोरेरी होता है जो अनौपचारिक संचार है। अनौपचारिक संचार को दाखलता या अंगूरी लता ग्रेप वाइन संचार भी कहा जाता है। अनौपचारिक को क्या बोलते हैं, अंगूरी लता, ठीक है, अंगूरी लता या ग्रेप वाइन संचार भी कहते हैं। संचार के इस रूप का प्रयोग सामाजिक स्तर पर जन सामान्य तथा अधिकारियों के मध्य होता है, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, तो इस सामाजिक स्तर पर जो जन सामान्य आम लोगों के बीच में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। अधीनस्थ इस संचार की सहायता तभी लेते हैं जब औपचारिक चैनल में अवरोध होते हैं, ठीक है, जब वो औपचारिक में कोई बाधा आ रही हो तभी इसका सहारा लेंगे। अधिकारी वर्ग भी संचार की सहायता तभी लेते हैं जब उन्हें अधीनस्थों की मनोदशा को जानना होता है। अनौपचारिक संचार को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है, यह व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। कौन सा संचार है जो व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये अनौपचारिक संचार है,
और अनौपचारिक संचार के निम्नलिखित 4 प्रकार होते हैं, इनको भी देख लेते हैं। एक तो होता है एकल एकल श्रृंखला नेटवर्क। श्रृंखला नेटवर्क हमने पढ़ा था जो कि औपचारिक संचार के अंदर था, लेकिन ये अनौपचारिक के अंदर है एकल सिंगल चेन नेटवर्क। इस श्रृंखला में एक व्यक्ति एक्स है किसी दूसरे व्यक्ति वाई के साथ मध्यवर्ती व्यक्तियों के माध्यम से संचार करता है। इस श्रृंखला में संचार सीधी रेखा में प्रवाहित होता है। ठीक है, ये आप देख ही पा रहे होंगे। यहाँ पर मैंने ये इसमें पिक्चर बनी हुई है, इनकी वजह से यहाँ पर इसको लिया है, अदरवाइज टाइप तो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ से इनसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इमेज से। ठीक है, गॉसिप नेटवर्क या अंगूरी लता नेटवर्क, ये देखो अंगूरों के गुच्छों की तरह किस तरह से जा रहा है ये, इसको ज़रूर ध्यान से देख लेना। देखेंगे यहाँ पर गॉसिप नेटवर्क या फिर अंगूरी लता नेटवर्क क्या होता है। इस संचार नेटवर्क में एक व्यक्ति के द्वारा बिना चयन किए हुए सभी व्यक्तियों को संदेश दिया जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति है यहाँ पर, ये बीच में बैठा है जो, और बिना किसी के, ये चयन किसी का नहीं करता कि मेरा संदेश किसके पास जाएगा, बस ये अपना संदेश भेज देता है जो कि चारों दिशाओं में फैल जाता है। ठीक है, इस प्रकार के नेटवर्क में प्रेषक की भूमिका केंद्र बिंदु में होती है। ये प्रेषक हो गया ना, बीच वाला जो बैठा है ये प्रेषक है। वह गॉसिप द्वारा एक साथ कई व्यक्तियों से संचार करता है। ठीक है, अंगूरी लता शब्द का उद्भव, अंगूरी लता जो शब्द है इसका उद्भव कब हुआ था, अमेरिकी गृह युद्ध के समय हुआ था। सेना की गुप्त सूचनाओं को संचारित करने के लिए टेलीग्राफ लाइनों को ग्रेप वाइन के पैटर्न पर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जोड़ दिया जाता था। ठीक है, इसका नाम ग्रेप वाइन क्यों पड़ा, अंगूरी लता इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जब गुप्त सेना की गुप्त सूचनाओं को पहुंचाना होता था तो जो टेलीग्राफ लाइनें थी उनको ग्रेप वाइन के पैटर्न पर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जोड़ दिया गया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर ये हमारा अगला संभाव्यता नेटवर्क। तो संभाव्यता नेटवर्क ये अनौपचारिक का भाग है। इस संचार नेटवर्क में एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों के को भेजा जाता है, ये नेटवर्क दिया जाता है संभाव्यता के आधार पर। यह नेटवर्क प्रायिकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रायिकता या संभाव्यता भी इसको बोलते हैं। इसमें आकस्मिक रूप से किसी रोचक संदेश को व्यक्त किया जाता है। इस कारण से कुछ व्यक्तियों को संदेश प्राप्त होता है और कुछ को होता ही नहीं है। ठीक है, गुच्छ या झुंड नेटवर्क, क्लस्टर नेटवर्क इसको बोलते हैं। तो ये क्लस्टर, इसको आप देख सकते हैं क्लस्टर। ठीक है, गुच्छ या झुंड नेटवर्क। अब आपको, आई होप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा अब तो। इस संचार नेटवर्क में व्यक्तिगत रूप से चयनित आधार पर अन्य व्यक्तियों को संदेश दिया जाता है। इसमें चयन किया जाता है। ठीक है, और संचार प्रणाली में यह एक महत्वपूर्ण व्यवहारिक प्रणाली है। इस नेटवर्क की विशेषता यह है कि इसमें सूचना सभी सदस्यों को तक शीघ्रता से पहुंच जाती है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का किसी न किसी में विश्वास तो होता ही है, साथ ही यह परस्पर विश्वस्त समुदाय के सभी सदस्यों को अनुशासित भी रखता है। ठीक है, गुच्छ या झुंड नेटवर्क, इसका जो पैटर्न है वो आप एक बार अच्छे से देख लेना। आगे चलते हैं, औपचारिक एवं अनौपचारिक संचार में अंतर क्या होता है। तो औपचारिक संचार और अनौपचारिक संचार में मुख्य भेद यही होता है कि औपचारिक संचार को बीच में स्रोत द्वारा रोका जा सकता है, जबकि अनौपचारिक को एक बार प्रेषित करने के बाद उस पर स्रोत का नियंत्रण समाप्त हो जाता है। अनौपचारिक संचार तीव्र होता है, परंतु इसमें संदेश या सूचना के साथ अफवाहें भी जुड़ी रहती हैं। ठीक है, ये अनौपचारिक हो गया। इसके बाद में यहाँ पर आप चाहो तो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, इसको भी एक बार देख ही लेते हैं। संचार की बाधाएं या अवरोध क्या होते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर्स। तो संचार प्रक्रिया में बाधाएं, रुकावट क्या होती हैं। एक प्रकार का अवरोध होता है जो संदेश के प्रभाव को छीन या कमज़ोर कर देता है। इस बाधा के कारण संदेश को ग्रहण करने में और उसके अर्थ को समझने में प्राप्तकर्ता को तथा समझाने में संप्रेषक को क्या होती, कठिनाई होती है। फलस्वरूप फीडबैक विकृत रूप में मिलता है, इसलिए जो फीडबैक है वो भी विकृत रूप में मिलता है। प्रभावी संप्रेषण में नीति प्रवचन, निर्णयपरक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियाँ अवरोध का कार्य करती हैं। ठीक है, संचार की प्रक्रिया से संज्ञानात्मक आंकड़े के प्रेषण में मुख्य रुकावट या बाधा कूटबद्ध करने की योग्यता होती है। इन बाधाओं अथवा रुकावटों के कारण अपूर्ण संचार, कुसंचार, ठीक है,
एवं संचारहीनता की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। चलते हैं आगे। संचार की प्रमुख जो बाधाएं हैं उनको निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक तो भाषा संबंधी बाधाएं भी हो सकती हैं, संगठनात्मक बाधाएं होती हैं, भावनात्मक बाधाएं हो सकती हैं, भौतिक बाधाएं, व्यक्तिगत बाधाएं और अन्य बाधाएं। ठीक है, तो ये बाधाएं संचार की प्रमुख संगठनात्मक जो बाधाएं होती हैं, वन सेकंड यहाँ पर दे रखा है भाई, जो संगठनात्मक बाधाएं होती हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। संचार की प्रमुख संगठनात्मक बाधाएं कौन सी होती हैं? शोर है ना, इस विभिन्न यंत्रों में दोष होने के कारण, ठीक है, कारखानों में मशीन और कलपुर्जों की आवाज़ से जो मौखिक संचार होता है वो दब जाता है, ठीक है, और वो अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाता, इसीलिए शोर के कारण संचार अप्रभावी होता है। समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच की दूरी एवं समय भी क्या करता है? रुकावटों का काम करता है। यदि कार्यालय में बैठने की व्यवस्था दोषपूर्ण है तो भी संचार में क्या होगी? बाधा उत्पन्न होगी। आगे है भय यानी कि फियर, संचार की एक स्थिति जिसमें अधीनस्थ कर्मचारी अपने उच्च अधिकारी को अप्रिय सूचना या संदेश प्रेषित करते हुए डरते हैं। ठीक है, एक भय भी होता है ना, जैसे कि अगर किसी बॉस ने किसी कर्मचारी को बुला लिया एक अचानक से, ठीक है, उनको बुला के लेके आओ, तो वो तो जो कर्मचारी है ना वो तो थोड़ी देर के लिए मतलब डर से ही मर जाएगा। वो इतना डर उस टाइम पे होता है कि पता नहीं क्या बात हुई होगी, क्यों बुला रहे होंगे, चाहे हो सकता है अच्छी बात भी हो, लेकिन भय उत्पन्न होता है। संगठनात्मक नीतियाँ, नियम एवं नियमावली, किसी भी व्यवसाय के अपने अपने नियम और कानून होते हैं। इन नियम कानूनों के तहत उस व्यवसाय के कर्मचारी अपनी सेवाएं देते हैं। देखो ये जो मैं अभी यहाँ पर रीडिंग करवा रही हूँ, चाहे वीडियो लंबी हो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपके पास टाइम है, आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। जो मैंने यहाँ पर इमेज डाली हैं इसीलिए ताकि आपको समझ में आ जाएं चीज़ें बहुत अच्छे से, ठीक है, और दिख जाएगा। आप थोड़ा सा इसको और मतलब आप इसको जूम करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ज़रूर पढ़ लेना, मतलब छोड़ना नहीं है आपको कुछ भी, एक भी लाइन एक भी अक्षर छोड़ना नहीं है, खुद से पढ़ लेना, सुन लेना, सुनने और देखने से ज़्यादा समझ में आती हैं चीज़ें। तो किसी भी व्यवसाय के अपने नियम कानून होते हैं। इन नियम कानूनों के तहत उस व्यवसाय के कर्मचारी अपनी सेवाएं देते हैं, बिल्कुल देते हैं। व्यवसाय के नियम कानून प्राय संचार के प्रवाह की दिशा या मार्ग को प्रभावित करते हैं। यदि किसी संगठन में नियम, नीतियाँ, कानून अत्यंत जटिल व विषम हों तो संचार के प्रवाह में बाधा की संभावना अधिक होती है, ठीक है। लक्ष्यों का विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ गोल, इसमें क्या होता है? एक संगठन में कार्य निष्पादन के आधार पर विभिन्न विभागों एवं उप विभागों के अलग अलग उद्देश्यों को निर्धारित करने से विवादों का जन्म होता है। विवाद उत्पन्न होने से संचार न्यूनतम हो जाता है, ठीक है, न्यूनतम होता है, जबकि संचार का कार्य एक संगठन में विवादों को न्यूनतम करना होता है। भावनात्मक बाधाएं कौन सी होती हैं? इमोशनल बैरियर्स। भावनात्मक बाधा से अभिप्राय होता है एक व्यक्ति के दृष्टिकोण, नज़रिए इत्यादि में कमी पाए जाने से होता है, क्योंकि संचार मूलतः दोनों पक्षों जैसे कि प्रेषक और प्राप्तकर्ता की दोनों की ही मानसिक दशा पर निर्भर करता है। संचार प्रक्रिया में भावनाओं का संचार प्रक्रिया पर आधिपत्य होता है, जिससे संदेश अपनी मौलिकता को खो देगा और सही ढंग से प्रेषित नहीं हो पाता है, ठीक है। इसमें धारणशीलता, चयनात्मक दृष्टिकोण, अनावश्यक मिश्रण व विरूपण, संचार का अविश्वास तथा अपरिपक्वता मूल्यांकन सम्मिलित रहते हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत बाधाएं देख लेते हैं। एक चीज़ और रह गई अभी हमारी यहाँ पर, ये है भाषा संबंधी जो होते हैं अवरोध, उनको देख लेते हैं। त्रुटिपूर्ण शब्दों में अभिव्यक्त संदेश, अर्थहीन शब्दों में अभिव्यक्त संदेश सदैव संचार का क्या करता है? मतलब संचार को ठीक से नहीं पहुंचा पाता है। इस वजह से संदेश की गलत व्याख्या की संभावना होती है, इसलिए शब्दों का चयन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। त्रुटिपूर्ण अनुवाद यानी कि फॉल्टी ट्रांसलेशन, इनको आप एक बार पढ़ सकते हैं। कोई भी अगर उसमें अनुवाद करने में या कहीं भी वास्तविक स्वरूप में
त्रुटि रह जाती है तो उससे हमारी जो मेन जो उद्देश्य होता है संचार का वो कभी कभी छूट जाता है। अस्पष्ट पूर्व धारणाएँ, अस्पष्ट पूर्व धारणाएँ भी इसमें क्या करती हैं, बाधा का काम करती हैं। ठीक है, पूर्व धारणाएँ कई बार होता है कि अनुमान लगा लेते हैं बच्चे खुद से ही कि ये अब आगे ये होने वाला है या ये बोलने वाले हैं, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तकनीकी भाषा का प्रयोग, कई बार तकनीकी भाषा शैली का भी संचार में बाधा उत्पन्न होता है, क्योंकि कई बार भाषा शैली होती है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जो भाषा तकनीकी भाषा शैली का मतलब जो इंजीनियर या बड़े विशिष्ट समूह के लोग करते हैं, या फिर प्राप्तकर्ता के को हो सकता है वो चीज़ समझ में ही नहीं आ रही हो। ठीक है, संगठनात्मक भाषाएं अभी हम पढ़ चुके हैं, शोर, समय, दूरी, मार्ग, स्थानीय, घटिया रखरखाव, ये सारी चीज़ें। इसके बाद हमारा आएगा यहाँ पर कुछ व्यक्तिगत बाधाएं हैं। व्यक्तिगत बाधाओं को देख लेते हैं। संचार एक अंतर्वैयक्तिक संबंधों की प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें संदेश प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता के मध्य अंतर्वैयक्तिक संबंध विभिन्न मात्राओं में विभिन्न स्तरों में विद्यमान होता है। उनके शारीरिक हाव भाव, अंग विच्छेद एक संदेश के वास्तविक स्वरूप में बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही साथ एक संगठन में स्थिति, पद, अधिकार संबंधी, देखो इसमें ना साफ साफ आपको समझ में आ रहा होगा। अंतर्वैयक्तिक संचार जब होता है ना, जो अशाब्दिक वाला होता है, उसमें अभी इसमें लिखा हुआ है ना, उसके शारीरिक हाव भाव, अंग विच्छेद। कई बार ऐसा होता है हम संकेतों के माध्यम से कहना कुछ और चाह रहे हैं और सामने वाला कुछ और ही समझ बैठता है, और ठीक है वहाँ पर जो असली जो हमारी बात है वो रह जाती है और वो कुछ और ही कर बैठता है। ठीक है, तो ऐसा बहुत बार आपके साथ भी ज़रूर हुआ होगा। हम किसी को हो सकता है कुछ और मतलब समझाना चाह रहे हैं, कई बार होता है ना, मतलब किसी के सामने या कुछ उसको बोलना चाह रहे होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उसको समझाना चाह रहे होते हैं, वो सामने वाला समझ ही नहीं पाता, बार बार बोलता है क्या है क्या है, मतलब ऐसे वो पूछता है बार बार इशारों से। तो कई बार इसमें जो संचार की है वहाँ पर भी बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो व्यक्तिगत बाधाओं के दो प्रकार होते हैं, उच्चाधिकारियों की बाधाएं और अधीनस्थों की बाधाएं। उच्चाधिकारियों की बाधाएं क्या होती हैं, किसी भी संगठन की संरचना में उच्चाधिकारी शीर्ष पर होते हैं, बिल्कुल होते हैं भैया, और उनमें संचार को प्रभावित करने की पूर्ण क्षमता होती है। इनसे संबंध बाधाएं निम्नलिखित हैं। व्यवहार, कई बार एटीट्यूड उनका क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। इनको आप चाहें तो एक बार पढ़ लेना, यहाँ पर मतलब पढ़ ही लेना। संचार प्रक्रिया में संगठन के जो उच्चाधिकारी होते हैं उनका व्यवहार या दृष्टिकोण संदेश के प्रवाह को प्रत्यक्षतः प्रभावित करता है। व्यवहार से अभिप्राय है एक प्रेषक द्वारा संदेश को प्रेषित करने की इच्छा व आवश्यकता से। कई बार उच्चाधिकार वर्ग संचार से बचाव करते हुए संचार में बाधा उत्पन्न करते हैं। उनका जो व्यवहार है वो कई बार बाधा उत्पन्न कर देता है। ठीक है, डर, किसी भी संगठन में प्रत्येक व्यक्ति की आकांक्षा उच्च पद व स्थान को प्राप्त करने की होती है। अधिकारी अपने उच्च स्थान को कायम रखने की दृष्टि से संचार प्रक्रिया में संदेश के मौलिक स्वरूप को प्रभावित होने से रोक देता है। उसे निरंतर इसी बात का भय बना रहता है कि संदेश में वास्तविकता के प्रकट होने से कहीं वर्तमान पद व स्थान से वंचित ना होना पड़ जाए, है ना। कई बार कुछ गलत चीज़ें हो जाती हैं, हम झूठ बोल देते हैं या फिर बोल दिया जाता है कई बार मतलब किसी स्थिति में आकर के, और फिर बाद में उसी चीज़ का डर लगा रहता है और असली जो संचार है वो नहीं हो पाता, उचित माध्यम नहीं मिल पाते कभी कभी संचार के लिए। ठीक है, तो इनको देख लेना। समय का अभाव होता है कई बार और संचार बाधित हो जाता है। अधीनस्थों की बाधाएं क्या होती हैं, संचार प्रक्रिया तभी प्रभावी हो सकती है जब अधीनस्थ संचार में सक्रिय सहभागिता करें। अनौपचारिक संचार में अधीनस्थ प्रभावशाली भूमिका में होते हैं, बावजूद इसके इन्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये यहीं तक था, इनको आप अच्छे से एक बार देख लेना। अब हमारा जो मेन मुद्दा है उस पर चलते हैं। मेन तो ये भी था, संचार की बाधाओं या अवरोधों का निराकरण कैसे कर सकते हैं। तो संदेश का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, श्रोताओं को सामान्य जानकारी होनी चाहिए, संचार की सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए, प्रभावपूर्ण श्रवणता के लिए संदेश का वास्तविक स्वरूप सरलता से प्रवाहित होना चाहिए, भावनाओं पर संपूर्ण नियंत्रण प्रेषक व प्राप्तकर्ता दोनों का ही होना चाहिए। ठीक है, संचार के समय में दोनों का अपनी अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, शोर को कम करना चाहिए, संदेश अधूरा ना रहकर पूर्ण होना चाहिए ताकि प्राप्तकर्ता की रुचि बनी रहे, अनुकूल वातावरण होना चाहिए, शारीरिक भाषा का प्रभावशाली प्रयोग करना चाहिए और प्रतिपुष्टि का उचित प्रयोग करना चाहिए। शारीरिक भाषा का भी, यानी जो संकेतों के माध्यम से आप दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं
उसका भी प्रभावशाली प्रयोग करना चाहिए, जो एक ही बार में सामने वाले को समझ में आ जाए। और प्रतिपुष्टि का भी उचित प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मेरा तो बोलते बोलते मुंह दुख गया है ना। तो लंबी क्लास कुछ तो मैं इसीलिए भी नहीं लेके आती, और कुछ बच्चे देखना पसंद भी नहीं करते, वो तो मेन कारण है ही है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर लेना। इसी बात पर बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ती है कि एक क्लास आपकी बनाने के लिए, तो इतना तो आपको करना ही चाहिए। कर भला तो हो भला। सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए।